Hello, people. Ajit this side. So, this is the new video. फटाफट से इस वीडियो का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं. इस वीडियो का जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि मैं प्रीलिम्स के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जितने भी देखेंगे टाइम के हिसाब से मैं सोल्व कर पाया. आप लोगों को बस उस चीज़ को देखना है कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा 2020 का ही प्रीलिम का पेपर है और ये बिल्कुल लेमन की तरह मैं इस चीज़ को सोल्व कर रहा हूँ. आपने पिछले 2 वीडियोस तो इसके ऊपर देखे ही होंगे मेरे. उसको देख के कि कैसे इस चीज़ को लॉजिक यूज़ किए मैंने इन द रियल एग्ज़ाम. ओके, और ये काम माइंड से और अपने आप को एज अ लेमन समझ के ही मैंने इस चीज़ को पेपर को किया था और करना भी चाहिए. बिकॉज क्या होता है कि सिंपलिसिटी ही सबसे अच्छी चीज़ है. अगर आप सिंपल रखोगे चीज़ों को, नॉलेज तो आपके अंदर है ही ना, उस चीज़ को तो आप कभी भी नकार नहीं सकते. तो अगर आप इस किसी भी चीज़ को सिंपल रखोगे तो वो सबसे बेस्ट है. और ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी, इस चीज़ को ध्यान रखना बस. ठीक है. और सेकंड, मेरे से किसी ने पूछा था कि फॉरेस्ट सर्विस के लिए क्या स्पेशल करना चाहिए. पहले मैं थोड़ा सा फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बता देता हूँ कि उसका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ होता है वो काफ़ी हाई जाता है. मतलब अगर आपका 98 के आसपास अगर सिविल का कट ऑफ होता है तो जो फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ 112, ईडब्ल्यूएस के बाद 116 समथिंग. ठीक है. तो हमारा करीबन 15 से 18 मार्क्स का भी वेरिएशन मैंने देखा है पास्ट में. इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो आपको हाई स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप फॉरेस्ट में मेंस देना चाहते हैं. ठीक है. तो एक तो आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा और वैसे भी सिविल सर्विस जो प्री है उसके अंदर कंपटीशन पहले से ही ज़्यादा है. ठीक है. तो सिविल सर्विस में अपने आप को हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 6 लाख्स या 7 लाख्स में से आपको 10,000 के अंदर आना है. ठीक है. और अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 5,000 के अंदर आना है. ठीक है. और इसमें भी आपको 50% उन लोगों को रिप्लेस करना है जो पहले से ही इस पेपर के अंदर काफ़ी कुछ सीख चुके हैं. ठीक है. अगर आप नए हैं बिल्कुल, तो आपको कंपटीशन तो टफ़ है ना, तो इसलिए आपको नॉलेज के साथ साथ चीज़ों को अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आपकी मिस्टेक्स बहुत मिनिमम हो सके और प्रीवियस ईयर से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको. ठीक है. ये बात हो गई अपनी सिविल सर्विस की. अब फॉरेस्ट सर्विस में अंदर थोड़ी सी और एक दिक्कत ये है कि फॉरेस्ट सर्विस के अंदर आपको टॉप, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो टॉप 300-350 में आपको आना पड़ेगा ऑल इंडिया. ठीक है. प्रीलिम्स में वो भी, जिसमें आपका 200 मार्क्स का जस्ट एक पेपर है. इसके अंदर आपको इसमें आना पड़ेगा तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ें हैं वो करनी ही पड़ेगी. ऐसे नहीं कर सकते आप नॉलेज बेस पे जाओ, बिकॉज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 100 मार्क्स तक आप नॉलेज से ला सकते हो. उससे ऊपर जितना भी आपको चाहिए आपका एलिमिनेशन. ठीक है. लेयर वाइज चलना, आपकी जो मिस्टेक्स है उसको सबसे मिनिमम करना. ठीक है. ये दो चीज़ें तो बहुत रिक्वायर्ड है. प्लस में पैटर्न अगर आप लगा लो इस चीज़ में कि आप गैस भी कर रहे हो, अगर आपके आखिर दो ऑप्शंस बचे हैं. ठीक है. उनमें से आप गैस कर रहे हो तो पैटर्न आपने देखा है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ देखी हैं. ठीक है. तो आप उनमें से टिक करो वो सही जाए, तो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा. प्लस आपको अटैम्प्ट वो भी हाई रखना पड़ेगा फॉरेस्ट के लिए. अब इसके चक्कर में ये मत कर देना कि आप अटैम्प्ट हाई रखो और नेगेटिव मार्किंग लेके सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है उससे भी नीचे चले जाओ. ये आपको अवॉइड करना है, बिकॉज अगर आप दोनों को टारगेट कर रहे हो. ठीक है. और फॉरेस्ट को के लिए कुछ लोग स्पेशल भी पढ़ते हैं. ठीक है. सिर्फ सिविल सर्विस को हटा के सिर्फ फॉरेस्ट के लिए पढ़ते हैं. उनके लिए तो भी यही है कि फॉरेस्ट सर्विस में आपको अलग से ही अपना देखना है कि अपने को 120 प्लस मार्क्स तो लेने ही लेने हैं किसी भी कीमत पे. और टारगेट आप 140 प्लस का ही रखो, बिकॉज टारगेट से 20 प्लस माइनस हो जाता है. ठीक है. तो इस चीज़ का टारगेट रख के आप प्रिपरेशन करो और आ सकते हैं अगर अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से बनाई, पढ़ा, मतलब आपने, अगर आपकी नॉलेज है ना, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज है ना, इसको एक डायरेक्शन देनी है पेपर को सोल्व करने के टाइम पे, आपका हो जाएगा. और डायरेक्शन मेरी वीडियो से देख के कर लो या अपना खुद बना लो. ठीक है. तो डायरेक्शन से हो जाएगा, डायरेक्शन लेस नहीं होना आपको बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में. प्लस में आपको जो थीम, आगे मैं आने वाली वीडियो में शायद थीम भी बता दूं, ये मैंने की हुई थी एनालाइज और फिर से करनी पड़ेगी 2021 के लिए. बिकॉज आपको थीम को किसके साथ, गैप एनालिसिस के साथ, इन दोनों को अगर करोगे आप बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगले आने वाले पेपर में अंदर क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसके आसपास की चीज़ें प्री के हिसाब से करंट में क्या आई है वो सब चीज़ें करके आप अच्छे से अच्छा खासा जो है एग्ज़ाम के टाइम पे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो. और ना भी आया तो अपने पास सारे अपने वेपन्स तो है ही ना.
इस पेपर के अंदर ज़रूरी नहीं था कि ये चीज़ें आए, लेकिन इस 2020 के पेपर के अंदर हमने अपने सारे वेपन्स यूज़ किए। और अगर आप इस पेपर को मेरे देखोगे तो 50 जो पहले 50 क्वेश्चंस हैं और लास्ट के 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेरे पहले 50 क्वेश्चन में हार्डली 2 और 3 गलत थे बस। अभी मैं ढंग से इसको देखा नहीं, बट अभी तक मेरे जब मैं सॉल्व करूँगा मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे ज़्यादा गलत थे। कुछ एक छोड़े थे, अलग बात है, लेकिन इसमें मेरे थोड़े गलत हो गए थे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब इसको करते हो ज़्यादा एनालाइज, और मेरा डी सेट था, जिस जिस पर्सन का डी सेट था उसको पता है कि पहले 50 क्वेश्चन बड़े लेंदी थे। इसके बाद पॉलिटी आई, उसने टाइम बचाया, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में आप गलती कर देते हो, तो जो टिक करते हो उसमें गलती हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने भी की, कोई ऐसा नहीं है, और ये चीज़ें होंगी पेपर के अंदर। इसको भी आपको मान के चलना है कि कुछ मिस्टेक ब्लंडर्स होंगे, बट ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा आपको रेस से बाहर कर दे। बिकॉज आपको ऐसा नहीं है कि 160 नंबर लेने हैं, 170 लेने हैं। भाई 120 से ऊपर या 130 से ऊपर आ जाए काफ़ी है। फॉरेस्ट भी हो जाएगा, सिविल भी हो जाएगा, इसके मार्क्स तो जुड़ने नहीं तो फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें रखनी है, अपने दिमाग पे ज़्यादा वो नहीं रखना है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है। फॉरेस्ट की कट ऑफ भी हो जाती है और अपनी IAS की भी हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है। चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो और थोड़ा जोश के साथ पढ़ो, कि मोटिवेशन अपने अंदर लाओ कि हम बनने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समाज के साथ, ठीक है। सो अभी का हो गया इस चीज़ का अपना थोड़ा सा फॉरेस्ट का डिस्कशन। और इसमें स्पेशल कुछ नहीं करना आपको सिविल से, ठीक है। आपको बस ये रखना है कि प्री पे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर कोई सिर्फ फॉरेस्ट का दे रहा है, प्री पे बहुत फोकस रखना है। बिकॉज प्री और मेंस के बीच में 4 मंथ्स का गैप आराम से मिल जाएगा आपको। 3 मंथ्स 4 मंथ्स का गैप आज के टाइम पे, कोरोना के पोस्ट कोरोना जो चीज़ चल रही है उसमें आपको गैप मिल जाएगा। तो इसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और जिसके साथ एक एक जो सिविल सर्विस के साथ आपका ऑप्शनल है, तो उसको तो बहुत अच्छे से हो जाएगा कि उसको जो फॉरेस्ट्री है उसको हार्डली 2 मंथ्स में कवर हो जाएगी। और जिस हिसाब से लास्ट टाइम का जो फॉरेस्ट्री का पेपर आया उसमें तो अगर आप नॉर्मली सिलेबस भी कवर कर लेते हो जाता है। मतलब इसकी भी ट्रिक्स हैं फॉरेस्ट्री की, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल फॉरेस्ट्री की मैं अलग वीडियोज़ बना सकता हूँ उस पर, ठीक है। सो ट्रिक्स इन द सेंस, मेरी ट्रिक्स को उस वे में मत लेना कि मैं बिल्कुल ही ट्रिक्स बताता हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में ट्रिक्स नहीं था, मेरा सारी चीज़ एनालिसिस के बेस पे होती है। ऐसे हवा की चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ का एक रीज़न है। मैं उस रीज़न को पहले ढूंढता हूँ, फिर ही चीज़ें बनाता हूँ। विदाउट रीज़न आपको कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में। आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप साइंस में ऑल लगा रहे हो तो वैलिड रीज़न के साथ लगा रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना, ओके। अगर ये शुरू का ज्ञान थोड़ा सा बंद करते हैं, और अब आते हैं मुद्दे पे। हम क्या करते हैं, जो हमने 14 पे छोड़ा था उसके बाद कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हमारा हो चुका था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, ओके। अब ये 15th क्वेश्चन है, कुछ ऐसा मल्टी स्टेटमेंट टाइप सा हमको दिख नहीं रहा, ठीक है। अब इसके अंदर नॉलेज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में नॉलेज ज़्यादा यूज़ होती है। अब ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप लॉजिक लगाओगे अलग बात है। अब इसमें ट्राई करो लॉजिक लगाने का, लेमन की तरह सोचने का कोशिश करो, ठीक है। हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा कि G20 क्या होता है, ठीक है। इसमें बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20, ठीक है। अब G20 के मेंबर देखने हैं अपने को, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने ए ऑप्शन पढ़ा, आपने अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की देखा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको क्या करना है, अभी इसको ऐसा आइडिया ढंग से पूरा नहीं है कि यही है इसमें से, तो आपको क्या करना है कि जो बिल्कुल आपको लगे कि ये हट सकते हैं, ठीक है, तो उसको हटाने की कोशिश करो। अगर आपको डायरेक्ट आइडिया नहीं है, डायरेक्ट आइडिया तो वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको याद रख के जाते हैं। बिकॉज G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, G20 G7, ठीक है। और भी ग्रुपिंग्स जो है सारे करके जाते हैं, बिकॉज ये थीम है, UPSC की थीम है G20 एक्सेट्रा, तो आप करके ही जाओगे इसको। इसके हेडक्वार्टर्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जब करते हो, पेरिफेरल टॉपिक में आता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रीवियस ईयर से पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आ रही हैं। G20 को कुछ ना कुछ आता है, G4 का आता है। लास्ट टाइम शायद आया था G4 का कौन मेंबर नहीं है, ठीक है। तो जब ये चीज़ आ रही है तो आपको होना चाहिए कि आगे जाने में G20 भी आ सकता है। ये थीम एनालिसिस से हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर करना है अपने को लेमन की तरीके से, तो आपने बी ऑप्शन पढ़ा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो अब देखो G20 में क्या है, आपको बेसिक उससे पता है कि इकोनॉमी है, लार्जेस्ट 20 इकोनॉमीज़ जो है उनका ग्रुप है। तो इसके लिए क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि ये जो कंट्रीज़ है वो डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है। आपकी जो कंट्रीज़ है उसकी जो GDP है ना, वो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको जस्ट बेसिक आइडिया था, आपने जब पढ़ा था तो आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डेवलप्ड हो। आपकी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो कि नहीं है G20 में, वो डेवलप्ड हैं, क्योंकि उनका इकोनॉमी लार्ज नहीं है। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी का ग्रुप है, और ये जो आप नॉलेज से भी पता है, ये नॉर्थ साउथ ग्रुप है।
ये साउथ साउथ ग्रुप नहीं है, नॉर्थ साउथ ग्रुप है, ठीक है ना, ये नॉर्थ नॉर्थ ग्रुप है। ओके, इतना पता है। आपने बस ये किया है कि ज़िंदगी में कुछ रटा नहीं है, तो आपको ये नहीं पता कि यही कंट्रीज़ हैं। आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता है कि ग्रुपिंग किस चीज़ की है, इसका पर्पस क्या है, कब बना, क्या नहीं पड़ा, वो नहीं पता आपको, ठीक है। ओके, जब आप इसको नेक्स्ट पढ़ते हो तो आप देखते हो कि इसके अंदर नेक्स्ट में जैसे इसके अंदर जो है न्यूजीलैंड भी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर एक सेकेंड, हाँ, इसके अंदर न्यूजीलैंड दे रखा है इन्होंने और मलेशिया दे रखा है। मुझे पेपर के अंदर जो थोड़ा डाउट था कि मलेशिया नहीं हो सकता इसके अंदर, बिकॉज इसकी थोड़ी इतनी लार्ज है नहीं इकोनॉमी, मेरे को थोड़ा डाउट था इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो मैंने अभी इसको नहीं काउंट किया इसके अंदर। फिर मैंने देखा अगले उसमें ईरान है, ईरान इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। तो ईरान की वजह से मैंने इसको बाहर किया। मुझे नहीं पता G20 में क्या, अभी भी नहीं पता, बट मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ इसको लॉजिक को समझो कि आपको देखना है कि कौन सी कंट्री बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। ब्राज़ील का मैंने सुना है, ईरान का नहीं सुना, तो मैंने इसको गोला कर दिया। फिर उसके बाद अगला देखा, सिंगापुर जो है वो डेवलप्ड है, बट मुझे नहीं लगता कि G20 के अंदर है। ओके, बिकॉज सिंगापुर एक बहुत सिटी स्टेट है, उसकी इतनी ज़्यादा GDP नहीं हो सकती कि टॉप 20 में आ जाए। वो अच्छे से उसमें आ सकता है बट टॉप 20 में नहीं आएगा, तो ये हटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईरान के हटा, तो हमारे पास दो ऑप्शन रह गए। अब आप जब इसको देख रहे हो, एक के अंदर तो ये मलेशिया आ गया, मलेशिया और न्यूजीलैंड में भी थोड़ा डाउट था मेरे को। दूसरे में यहाँ पे क्या है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ये अब हम सुनते हैं कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, चाहे ये डेवलप ना हो। साउथ अफ्रीका और टर्की हल्का फुल्का डेवलप्ड है, और ये भी डेवलपिंग में ही आता है लगभग, थोड़ा बहुत, मतलब इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। मैक्सिको अंडर डेवलपिंग में आता है, और साउथ अफ्रीका भी डेवलपिंग में आता है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे को बेस्ट लगा, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया, ठीक है। आपको जस्ट इतना करना है, हमेशा आप रट के नहीं जाओगे ना, कल पता नहीं क्या आ जाए। लेकिन मैं तो चाहता हूँ जो थीम करते हो कम से कम रट के जाओ, बिकॉज कुछ तो आप ले जाओगे ना पेपर के अंदर, नॉलेज को, उसको यूज़ करो। नहीं होती तो लॉजिक्स लगाओ, लॉजिक्स बिल्कुल प्रैक्टिकल होने चाहिए, और वो आप जब पढ़ते हो जी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा कि क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जस्ट एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर द किसान क्रेडिट स्कीम, कार्ड स्कीम्स, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सी, अपने को ये नहीं पढ़ना, अभी मैंने बताया था ना, जब ये मल्टी स्टेटमेंट आ गया, आपको जस्ट ये पढ़ना है कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ बोल रहा है और फार्मर्स के, तो ये या तो थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड है या फिर ये किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जस्ट इतना आपने पढ़ लिया। फिर आपको ये क्या करना है कि इसको नहीं पढ़ना, फिर आप जाओगे इस पर, इसमें क्या करोगे, मिनिमाइजेशन वाले चीज़ में जाओगे, बिकॉज एक जनरल फॉर्मूला आपने देख लिया। तो मुझे क्या करना है, इसको ठीक करना है। किसको ठीक करना है, इसको करना है। सारे ऑप्शन इससे बड़े लग रहे हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ इसके पढ़ने का। 1 3 4 है ना, इसके अंदर मुझे ठीक करना है, तो मुझे 2 को गलत करना पड़ेगा। अब मैं पढ़ता हूँ, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म, सी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट। मैं पेपर के अंदर भी ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसको ऐसे करता हूँ, ये पेपर में ही किया हुआ है मैंने, ठीक है। इसको ध्यान देना जब आप पेपर कर रहे हो, क्योंकि ये क्या होता है कि हम पढ़ते वक्त ना इन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इसलिए गोला मार दो इसके ऊपर, ताकि इसको ध्यान रखें, ये इसका क्रक्स हो सकता है। जब आप प्रीवियस ईयर करोगे पता चलेगा कुछ ना कुछ एक क्रक्स है क्वेश्चन का। तो मेरे पेपर में जब पढ़ा, मैंने स्टेटमेंट को एक तो लिख दिया, ये तो एक बारे में लिख रहा है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, फिर मैं कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है। ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट टर्म हो गए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्रेडिट कार्ड इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। आपने फर्स्ट पढ़ा, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स, ठीक है, हल्का फुल्का हो सकता है, आपको डायरेक्ट नहीं पता, बट हाँ, और क्या करेगा फिर किसान क्रेडिट, कैपिटल तो देगा ना मेंटेनेंस फार्म एसेट के लिए। लेकिन फिर भी आप, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत श्योर था आपने यहाँ मारा इसको, नहीं, आप ऐसा मत करो, अपने आप को लेमन नहीं समझो कि हाँ यार ठीक है, हो सकता है, गलत नहीं कर सकते। फिर आप सेकंड करो, और ऊपर से क्या करना है आपको, इस पे जो चल ही रहे हो ना अभी, ठीक है। फिर आप सेकंड पढ़ो, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, ठीक है। अब सी, एक तो है ये शॉर्ट टर्म, और ऊपर से बोल दिया कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स का परचेज। अब शॉर्ट टर्म का कुछ एक चीज़ होती है ना, अगर आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते हो तो उसका एक पीरियड होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हो उसका एक पीरियड होता है। तो मुझे उस पेपर के अंदर आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाएगा कि ये जो चीज़ है शॉर्ट टर्म में नहीं आने की चांसेस थोड़े कम है, कि ये जो कंबाइन भी हार्वेस्टर भी ले ले और ट्रैक्टर और मिनी ट्रक्स जो बड़े बड़े हैं, इसका कम से कम 10 साल से ऊपर का तो यार जाएगी ना किस्तें वगैरह, ठीक है। तो उस चीज़ में मुझे ये लगा कि ये मैं इसको अभी हल्का फुल्का हटाते हैं, इस स्टेटमेंट को अभी हटाते हैं, या फिर इसको इग्नोर मारते हैं, ठीक है। हमने इसको इग्नोर मारा, अभी मैं इसको हटा नहीं पाया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद बोल रहा है कंजप्शन रिक्वायर्ड ऑफ कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड। ये हो सकता है, आपने देखा कि हो सकता है, चलो इसको अभी इग्नोर मारते हैं, इसको इग्नोर मारा, इसको इग्नोर मारा,
अब पढ़ते हैं पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस भी हल्का फुल्का हो सकता है, इसको थोड़ा सा टिक मारा, ठीक है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड फैसिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, चाहे आपको कुछ ना पता हो, आपको बस इतना पता है, आपका कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट में आप फैमिली हाउस नहीं ले सकते। हाउस के लोन्स 20-20 साल, 25-25 साल, 15-15 ईयर्स के होते हैं। जब आप किसी छोटे बंदे या उनको देते हैं जो अपनी उसके अंदर अपना जो है प्रीमियम देते हैं ना, चीज़ों का प्रीमियम या किश्त जो कटवाते हैं जो चीज़ों, तो ये शॉर्ट टर्म में नहीं आता फिफ्थ स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब आप फिफ्थ को बिल्कुल स्ट्रांगली आप काटोगे, फिर फिफ्थ को स्ट्रांगली आपने काटा, तो आप जब देखोगे इसके अंदर फिफ्थ कटा, ये देखो ऐसे, और फिर आपका आंसर दिख गया। फिर आप इसको वन को पढ़ोगे, मैंने हल्का सा टिक मारा था तो हो सकता है, तो हो सकता है भाई, ठीक है। थ्री को पढ़ा, मैंने छोड़ा था, चलो कोई नहीं। फिर फोर को पढ़ा, फोर में भी हल्का टिक मारा था क्योंकि ये लॉजिक से आ रहा है। और टू में पहले हल्का सा क्रॉस मारा था तो ये जा रहा था, साथ में ये पाँच भी हट गया, तो सीधा आंसर आ गया ना अपना। सिर्फ इसमें इसमें जो यूपीएससी देखना चाह रही थी वही देखना चाहती थी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट को पता है किसी ने, किसी को। सी दो क्वेश्चन अपने हम देख चुके हैं पिछले एक क्वेश्चन में, जो हमने देखा था वो ये था, ये देखो इसके अंदर अपने को क्या था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जानना चाहा था, जस्ट एक कॉन्सेप्ट, आपको रटना नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। और भोगलान मतलब इसमें क्या है कि बौखलाना नहीं है पेपर के अंदर कि आप वो करके आ जाओ, बिल्कुल लेमन की तरह सोचोगे तो आपको लॉजिक्स नज़र आएंगे। और इसके अंदर आपको देखा शॉर्ट टर्म क्रेडिट, तो दो बहुत सिंपल क्वेश्चन, यट बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो अच्छे अच्छे जो मैं लोगों को जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, उन्होंने मेंस लिखा तो गलती कर देते हैं उस चीज़ में, वो अवॉइड करनी है बिकॉज यहाँ पे आपको इजीली +2 मार्क्स मिल सकते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। जो 17th क्वेश्चन है उसमें क्या है कि द वेटेज, अब आपको इसको ये नहीं पढ़ना, सी आपको ये नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अरेंजमेंट देखनी है। अपनी जो केस जो था, केस सेकंड का आ गया ना, जो केस सेकंड में हमने देखा था, फिर मैंने क्या किया है, देखो पेपर के अंदर ये इन दोनों में से आंसर लाना है, ठीक है, इन दोनों में से आंसर लाना है। और फिर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा। क्वेश्चन को पढ़ा मैंने, अब टू और थ्री में से है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी, द वेटेज ऑफ द फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होल सेल प्राइस इंडेक्स। सी आप जब ये देखोगे CPI एंड WPI, ये बहुत जब इकोनॉमिक्स की थीम बनाओगे उसके अंदर CPI एंड WPI की थीम्स होती हैं कि कितना रेट और क्या है एग्जैक्टली, इसकी डेफिनेशन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं, सिंपल सा इकोनॉमी अगर पढ़ के जाओगे, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है, द वेटेज ऑफ द फूड, CPI जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और जो WPI है वो होल सेल प्राइस इंडेक्स है। अगर आप बिल्कुल लेमैन हो तो आपको ये थोड़ा बहुत आपको नहीं पता, आपने जस्ट ये पढ़ा है कि ये होल सेल का आपको मतलब पता है और कंज्यूमर का मतलब पता है, तो फूड जो है, फूड वो किस में ज़्यादा परसेंटेज में होगा, वो होलसेल में होगा। आपने कभी देखा फूड को, मतलब आप होलसेल की उसमें जाके फूड बहुत ज़्यादा आप लेते हो, फूड में क्या आता है, मिल्क, ठीक है, पेरिशेबल आइटम्स जो होते हैं, मिल्क हो गया, ठीक है, और जो खाने की चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हो गई, और ये अपना जो जितने वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। तो जनरली जो ये चीज़ें होती है, ये कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स के अंदर हम ज़्यादा रखेंगे, बिकॉज ये जो एक लॉजिक, आप किसी भी चीज़ को नाम देते हो तो कुछ ना कुछ सोच के देते हो ना, तो कंज्यूमर वाले में फूड होगा, और ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। आपने इसको हल्का सा टिक मारा, तो अपना जो ये वाली चीज़ थी ना, ये वाली चीज़ ये हट गई, जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी आप इसमें कायम हो, थोड़ा जो सेकंड स्टेप जो मैं केस 2 में आप देखो कैसे सोचते हैं, या तो ये आंसर था या ये। अब मैं 3 को लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 2 तो गलत हो गया, एक्चुअली में 2 स्टेटमेंट गलत नहीं है, बट इसके हिसाब से गलत हो गया। तो अब क्या होता है, या तो ये आंसर होगा, या फिर इन दोनों में से एक आंसर का पार्ट बनता है। और जनरली क्या होता है कि जैसे ये अगर ये हमारा थर्ड गलत कर दिया मैंने, तो फिर 2 आंसर का पार्ट बन जाता है, तो ये आंसर होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या करते हो, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हो। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज, ठीक है, विच CPI डज। आप एक लेमन हो, आपको नहीं पता इस चीज़ का कि भाई सर्विस है या नहीं है। अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया है ना, अगर नॉलेज है CPI की, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप इसको नहीं जानते तो थोड़ा इग्नोर करो ना, थर्ड स्टेटमेंट तक का पेशेंस रखो। अगला आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। अगर आपने कभी भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी जो कुछ भी पढ़ा हो, हल्का फुल्का अगर आपने इस चीज़ का पढ़ा है ना कभी, कि MPC जो हुई थी उसके अंदर चेंजेस कुछ हुए थे,
एक न्यूज़ आई थी पीछे, तो उन्होंने बोला था हमने सीपीआई को कर दिया और इन्फ्लेशन जो है प्लस माइनस जो है 3% समथिंग था, और कुछ कुछ चीज़ें थी। जस्ट वेग आइडिया था कि जो सीपीआई है वो ही इसके अंदर है, डब्ल्यूपीआई नहीं है। और दूसरा क्या है कि कभी भी आप इन्फ्लेशन का देखते हो तो फूड वाली चीज़ों को आप मैटर करोगे, और पहली स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जा रही है सेकंड थर्ड स्टेटमेंट। बिकॉज अगर आप डब्ल्यूपीआई पे करते हो और फूड को कम वेटेज देते हो क्योंकि सीपीआई में फूड ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो उस चीज़ के साथ। और मॉडर्न डेज़ के अंदर आप चीज़ों को जो वोलेटिलिटी है या उस चीज़ को इंक्लूड करना चाहोगे, बिकॉज आप एक ऐसी होलिस्टिक पॉलिसी बनाना चाहते हो, मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे फ़ायदा हो चीज़ों का। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी उस पर डिपेंड करता है आप अगर चीज़ों को जानते हो। तो लिंकिंग के साथ ये थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट के साथ नहीं जा रही। ठीक है, फूड को ये कम वेटेज देगा या बहुत कम देगा जिस चीज़ से, तो ये थर्ड स्टेटमेंट वैसे भी गलत है नॉलेज से। तो ऑब्वियस ही बात है, एक तो ये चीज़ जा रही है कि 2 ठीक होना था और उसके साथ ये इन दोनों में से आंसर होना था, बिकॉज 3 मैंने गलत कर दिया, फिर हम 1 को तो ठीक कर चुके, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर आप इतनी थिंकिंग कर सकते हो बहुत फटाफट। ये तो मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर आप आंसर मार्क कर रहा हूँ, लेकिन ये फटाफट चीज़ें होने वाली हैं, आपको बस इस वे में करना है। ठीक है, मिनिमाइजेशन से जाना है और आपको टिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया 18th क्वेश्चन। ठीक है, अब जो 18th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करना है, ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने को मिनिमाइजेशन फॉर्मूला यूज़ करना है, तो अपने को आंसर लाना था 3 आंसर लाना था अगर। और ये कौन सा है, सी, 3 आंसर है, और ये अपना था थर्ड वो है, जो अपना थर्ड केस है। तो अपने को आंसर लाना था सी, बी, और अगर ये बी आंसर नहीं होता तो ये आंसर होता है। ठीक है, ये अपने को हल्का फुल्का पता है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो। ठीक है, तो आपने देखा मेकोंग एंड अंडमान सी। अंडमान सी क्या है, अगर आपको हल्का सा आइडिया है तो जैसे अब ये इंडिया है ना, ये इंडिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ऐसे करके थाईलैंड गया हुआ है, यहाँ पे अपना अंडमान है, तो ये वाला एरिया अंडमान सी है। और मेकोंग आप पढ़ते हो कि जाती यहाँ से और ऐसे कुछ करके कहीं साउथ चाइना सी और उधर की तरफ निकल जाती है। तो ये तो इसके अंदर आती नहीं है, तो सबसे पहले आप हटाओगे इस चीज़ को, हटाओगे ना। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज यूज़ करनी है यहाँ पे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है लेमन को पता होगा इस चीज़ को ये कहाँ पे है, तो बिल्कुल आप लेमन की तरह इसको करोगे तो क्या पता गलत हो जाए। बट मैं आपको ये एक और चीज़ बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे आपको सब कुछ नहीं पता बट थोड़ा बहुत पता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इजी स्टेटमेंट लगी मुझे कि ये हटाने की। फिर आप सेकंड पढ़ते हो, थेम्स आयरिश सी। जब आप ये अपना क्या नाम है, इंग्लैंड है, यहाँ पे फ्रांस है। उसके बाद क्या करते हो कि जैसे इंग्लैंड है ना, यहाँ पे थेम्स क्या लंदन से जाती है, लंदन ना इस वाले एरिया में है। आयरिश सी जो होगा ये आयरलैंड के इधर होगा ना, आइलैंड के इधर होगा ये जो भी चीज़ है। तो ऐसे, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ के इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी ना रिवर, इस साइड जाएगी। आपको वेग आइडिया हल्का फुल्का पता है थोड़े से कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि पहाड़ की तरफ नहीं जाएगी, वो स्कॉटलैंड और इस वाले एरिया में पहाड़ है तो इधर की तरफ जाएगी। तो ये जो इंग्लिश चैनल है ना, इसके आसपास या फिर इंग्लिश जो चीज़ें वहाँ पर ही रहेगी थेम्स। तो ये मुझे हल्का सा आइडिया था तो मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया। ठीक है, ओके। फिर आप जाते हो वोल्गा में, ये आपको पता है, आप जब भी पढ़ते हो वोल्गा का पता ही है, कैस्पियन सी के अंदर वो करती है। क्यों, आपको क्यों पता है ये, जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे ये चीज़ आ चुकी है पहले, वोल्गा वाली, तो आपने इसको देखा टिक। ठीक है, अब आता है थर्ड, तो हमारा सही हो गया, तो हम अभी भी अपने एलिमिनेशन उसमें है। देखो फर्स्ट अगर गलत हुआ तो ये हट गया, तो आपको सेकंड होने की पता ही नहीं था, हो ना हो आपको ये इंग्लैंड वाली चीज़ जो है वो पता भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेकंड तो हट ही गया ना। ऐसा ऐसी चीज़ है। अब यहाँ पे आपको क्या टिक करना है, या आप उस आपको क्या टिक करना है वो अब फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट में डिपेंड करेगा। फोर्थ स्टेटमेंट है जैम्बेजी इंडियन ओशन सी। मैंने, मेरी ज्योग्राफी अच्छी है, ठीक है, मेरा मैपिंग अच्छी है, बट आपको हमेशा ये चीज़ें पता हो एट द टाइम ऑफ द पेपर कि ये कहाँ पे ड्रेन करती, कहाँ, तो ज़रूरी नहीं है ना। अब ये इंडियन ओशन में करती या नहीं करती, मुझे हल्का फुल्का डाउट हो गया, बिकॉज आपको पेपर के अंदर नेचुरली ये डाउट आएंगे। जैसे अगर अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया अपना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि मेरे को जो ध्यान आया, जैसे अब कोंगो रिवर है, वो यहाँ पे ऐसे जाती है। अब जैम्बेजी रिवर यहाँ जाती है, वो यहाँ जाती है, वो ढंग से मेरे को याद नहीं था। ठीक है, अगर ये इधर जाती है तो अटलांटिक ओशन में करेगी, इधर जाती है तो इंडियन ओशन में करेगी। ओके, और ये कहीं पे भी जा सकते थे, बिकॉज अब अगर वो वाला लॉजिक लगाओगे कि बीच में हाईलैंड्स हैं और इधर की तरफ जाए, तो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी वो है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो है, क्या कहते हैं उसको, डेजर्ट, नाम भी मेरे को पता नहीं कौन सा, ध्यान नहीं आ रहा, वैसे डेजर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आने के चांसेस ज़्यादा थे,
लेकिन अब देखो ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं ना, ठीक है, यूपीएससी क्या करती है, एक आध चीज़ें आपको हर चीज़ में टफ नहीं डालेगी, वो आपको कुछ चीज़ें देगी। देखो मैंने इसको नॉलेज से हटाया, कितने लोगों को पता होगा ये, ज़्यादा लोगों को। थेम्स वाला बहुत कम लोगों को पता होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ उसमें आ गया, आयरिश वाला। आप ये इतनी सारी चीज़ें हटा चुके हो, तो आपको ना ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं ज्योग्राफी के अंदर या कुछ करने के अंदर कि अगर कोई जो आपने देखो, ये जेम्बेजी बहुत आप सुनते नहीं हो। आप क्या जेम्बेजी रिवर को हमेशा सुनते हो? नहीं सुनते। आप वोल्गा को बहुत बार सुनोगे, आप थेम्स को बहुत बार सुनोगे, मेकोंग को भी कभी कभी सुनोगे, जेम्बेजी को बहुत कम सुनोगे। जो ये सुनी सुनाई चीज़ें हैं ना, इसको वो गलत करने की कोशिश करती है, बिकॉज आपने सुनी है चीज़, आपका माइंड क्या करेगा, सुनी सुनी को मैच करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं बिल्कुल ही लेमन चीज़ें होता, मेरा इंटरेस्ट ना होता ज्योग्राफी में, मैं क्या करता, मैं कहूँगा यार अंडमान सी भी सुना है, मैं कहूँगी भी सुना है, और इधर की तरफ ही है तो टिक कर दो। मैंने थोड़ा सा पढ़ा है चीज़ें, तो मैं इसको एलिमिनेट कर पा रहा हूँ मेरी नॉलेज से। तो यूपीएससी एक ही लेयर में चलेगी, एक लेयर में वो इस चीज़ को मैं ऊपर पार कर चुका हूँ, फिर थेम्स वाली चीज़ को भी पार कर चुका हूँ, बाय ऑप्शन भी और वैसे भी। अब मैं इसको लूँ, कंसीडर करूँ, या सिर्फ वोल्गा को ही रखूँ, ये मेरे को पेपर के अंदर डिस्कशन करना था। तो मैंने यहाँ लिख दिया थिंक अगेन, जेम्बेजी है नहीं है। फिर मैंने अपने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगाया कि तीन तीन चीज़ों के साथ नहीं करती। जेम्बेजी रिवर सुनी सुनाई चीज़ों में नहीं है, मुझे सुनी हुई है बिकॉज मेरा ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, या फिर मेरे को अच्छा लगता है, मेरा एटलस रीडिंग हॉबी है, लेकिन फिर भी मुझे ये आइडिया नहीं है। तो अब मैं इसको इंक्लूड करूँ ना करूँ, मुझे ये प्रीवियस ईयर से आइडिया हुआ कि मेरे को इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज ये तीन चीज़ों में ऐसा नहीं करेगी। ये दो में मैक्सिमम इन्होंने कर दिया, तीसरे में नहीं करेगी। ये सुनी सुनाई चीज़ नहीं है, ये सुनी हुई चीज़ है, तो ये मैच हो सकती है। मेरा माइंड इसको गलत करने की कोशिश करेगा, मेरा माइंड इसको सही करने की कोशिश करेगा, जबकि मेरे नॉलेज से गलत किया मैंने, और नॉलेज से इसको मेरे को सही करना चाहिए। मेरे को नॉलेज नहीं है बट करना चाहिए, तो मैंने इसको इंक्लूड किया और आंसर, और ये ठीक ही हो गया। ठीक है, और ऊपर से मैंने ये देखा था, थोड़ा बहुत और आइडिया लगाया इसके अंदर मैंने कि क्या ये इंडियन ओशन में जा सकती है, इसके चांसेस कितने हैं। जो मैंने बनाया था, यहाँ पे क्या है, हाईलैंड है थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पे जो है डेजर्ट है। डेजर्ट के अंदर अगर रिवर होती तो डेजर्ट क्यों होता, तो इधर की तरफ ही जाएगी। ये भी एक लॉजिक इसके अंदर ऐड कर दिया इन द पेपर। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन ठीक हो गया। ठीक, सी यहाँ पे एनालिसिस थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए मेरा लास्ट में पेपर थोड़ा छूटने वाला था। हो जाता है यार, कोई नहीं, आपने प्लस यहाँ पे मार्क किया तो उसका आपको लॉस नहीं होगा आगे जाके। ठीक है, अगले उसमें आते हैं हम क्वेश्चन के अंदर, 19th क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 5th सेट है। 5th सेट के अंदर अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन पहले पढ़ना है किस चीज़ का, ये एग्रीकल्चर का है और साइंस का है। या फिर आप एमएसपी को क्या इकोनॉमी में ही मानोगे तो इकोनॉमी का क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, और इकोनॉमी का क्या, एमएसपी चीज़ है। एमएसपी कैसी चीज़ है, सुनी सुनाई चीज़ है, बहुत रहती है न्यूज़ में, बहुत न्यूज़ में रहती है। ठीक है, तो अब जो चीज़ें बहुत रहती है तो इसकी फॉलो कैसी हो रही स्टेट चीज़ें, कि हिस्ट्री भी तो बहुत पढ़ते हैं लोग, पॉलिटी भी तो बहुत पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो इसके अंदर ट्वीक्स बहुत हो सकते हैं एमएसपी के अंदर। ठीक है, आपको हल्का फुल्का ये आइडिया है। तो आपको वैसे जनरली कैसे फॉलो करना है फिफ्थ को, ए और बी में से आंसर लाना है। ईजी है, ओके। अब आप पढ़ते हो, मेरे को एक ना एक स्टेटमेंट को तो गलत करना है। अब आप पढ़ते हो और लॉजिक के साथ इसको करोगे। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, द प्रिक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड। सी, जब मैं पेपर को पढ़ रहा हूँ ना, इसके अंदर मैं इसको गोला करे जा रहा हूँ। ये चीज़ें मैं दोबारा पढ़ूंगा तो ध्यान रहेगी, आपको दोबारा स्टेटमेंट नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक तो किया ऑल, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, अनलिमिटेड, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ध्यान दो इसको। फिर से पढ़ो। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स एंड पल्सेस, ऑयल सीड्स, द प्रिक्योरमेंट ऑफ एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट, एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ये यार, एक तो चीज़ें पहले आपको एमएसपी का पता है, तो एक तो ऑल सीरियल्स कभी नहीं होता। ठीक है, कुछ लास्ट क्यों, क्योंकि आपने लास्ट ईयर ही 2018 में, सॉरी 18 या 19 में कहीं आया था, इनमें से कौन सी एमएसपी में है, उसमें ही आपको पता चल गया था। अगर प्रीवियस ईयर के तो सारे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ओके, ये स्टेटमेंट गलत, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इसको गलत मार्क करो। अब आपको इनमें से चूज करना है। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट, इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, द एमएसपी is fixed in any state UT at a level to which the market price will never rise। ये बहुत absurd statement है कि भाई in the case of cereal pulses the MSP is fixed in any state UT at level to which the market price will never rise।
ये नहीं होता एमएसपी के अंदर। अगर आप नॉर्मल भी देखोगे इसको, अगर आप इसको नेगेट करके कोशिश करो कि भाई एमएसपी के अंदर जो स्टेट एंड यूटी में अगर फिक्स कर दिए तो टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, ये एमएसपी मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। ओके, तो ये गलत था। तो ये वेग स्टेटमेंट थी। ऊपर से आपको पता है एमएसपी बहुत न्यूज़ में रहता है, तो इसमें ट्वीक क्या की हुई है, ट्वीक की हुई है विल नेवर वाली चीज़ें यूज़ करके, ठीक है, अनलिमिटेड ऑल यूज़ करके। तो आपको थोड़ा विजिलेंट हो तो आपको पता है, तो आप क्या करोगे, डी मारोगे। ठीक हो गया ये चीज़ का, पेपर के अंदर श्योर होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ठीक है। फिर अब 20th क्वेश्चन करते हैं, विच विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉमर्शियल पेपर इज़ अ शॉर्ट टर्म, सी ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना है। क्या लाना है, बी लाना है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये केस 3 के जैसा है, बट इसमें 4 स्टेटमेंट को बी में दे रखा है, ठीक है। तो हल्का फुल्का मान सकते हो, वैसे भी मिनिमाइजेशन से करोगे, एज एग्जैक्टली वो पैटर्न नहीं है। मिनिमाइजेशन से आपको 4th को ठीक करना है, ठीक है। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग। कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, ठीक है। आपने क्या किया, देखो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर में जब देखोगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसी पेपर के अंदर भी शॉर्ट टर्म वगैरह पे बहुत फोकस किया हुआ है। अभी तक आपका दिमाग इन चीज़ों पे जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ आप ट्विक इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म को आपने गोला मार दिया। पर कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म है या नहीं है, नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉरपोरेशन। नहीं पता यार, नहीं पता, लेमन को क्या पता होता है इस चीज़ का, नहीं पता, कोई नहीं, घबराना नहीं है, आगे बढ़ो। कॉल मनी इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक। सी, जब भी आप इकोनॉमी पढ़ते हो, कॉल मनी को पढ़ते हो, आप सर्टिफिकेट को याद रखो ना रखो, कॉमर्शियल पेपर को याद रखो ना, कॉल मनी आप पढ़ते हो। और ऊपर से क्यों पढ़ते हो, एक बार क्वेश्चन आया हुआ इस पे कॉल मनी पे बहुत पहले, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, कॉल मनी को पता है और ये आया हुआ है मेरे को जैसे ध्यान है। वरना आप इसको पढ़ते हो कॉल मनी को, आपको पता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, हाँ इसको क्या करोगे, अभी इसको अगर आपको नहीं पता तो क्यों, कभी भी ऐसा भी होता है, क्या पता लॉन्ग टर्म हो, ट्विक कर सकते हैं ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जा रहे हैं। इसको अभी क्या करो, इग्नोर मारो इन तीनों स्टेटमेंट को, आप 4th पे आओ। जीरो कूपन बॉन्ड, आपको तो गलत देखना है कि यार कौन सा बिल्कुल गलत है, उसको चूज करना है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू द कॉर्पोरेशन। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग। यार एक तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड शायद न्यूज़ में बहुत रहता है, कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा था, ठीक है, कि इंटरेस्ट बियरिंग, वरना इसको ज़ीरो कूपन क्यों बोलेंगे। ज़ीरो कूपन बोलने का कुछ ना कुछ है कि इंटरेस्ट बियर नहीं करता या कुछ ऐसी चीज़ थी, ठीक है। और ऊपर से शेड्यूल बैंक करते हैं, कॉरपोरेशन को नहीं करते, इस पर भी डाउट था। प्लस में ज़ीरो, ये आपको श्योर हो जाओगे कि इंटरेस्ट बियर नहीं करता जो ज़ीरो कूपन है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, तो 4 हो गया एलिमिनेट। फिर उसके बाद इनमें से चूज़ करना है फर्स्ट एंड ए एंड सी में से। अब आपको क्या करना है, 3 को 2 को चूज़ करना है। फर्स्ट तो ठीक ही हो गया, दूसरा हाँ फर्स्ट तो ठीक ही हो गया, आपको 2 और 3 में से करना है। कॉल मनी आप पहले से ही देख चुके थे कि इसका पता नहीं, लेकिन कॉल मनी में ये ठीक है, क्योंकि जब आप कॉल मनी पढ़ते हो तो शॉर्ट टर्म होता है। ये क्या होता है, बाय नाइट, बिल्कुल जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है। इसको कमी है ये ले लेता है, इसको कमी है ये ले लेता है, आपस में करते रहते हैं। कॉल मनी बोलते हैं इसको, और भी चीज़ें बोलते हैं इसको, जैसे कुछ लंदन या बॉम्बे से कुछ रिलेटेड है इस टर्म का, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट ठीक थी, 4 स्टेटमेंट गलत थी, सीधा आंसर आ गया इसको, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन ठीक। हर चीज़ में बिल्कुल डायरेक्ट लॉजिक नहीं लगेंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज भी लगेगी, बट ठीक है। आगे देखते हैं 21st क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्टिकुलर प्लांट, ऐसे क्वेश्चन में तो अब तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पढ़ो, क्वेश्चन ही पढ़ो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। इफ़ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। आपने पढ़ा लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट, ये ठीक लग रही है, ठीक है। एक तो पहली बात ये शेड्यूल्स है ना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, या फिर क्रिटिकल जो अपना IUCN है, ये सब चीज़ें थीम है। जब तक एनवायरनमेंट की थीम बनाओगे, ये नहीं पढ़ के जा रहे तो आप पेपर में गलतियाँ करोगे, बिकॉज ऐसी ऐसी थीम तो करके ही जाओगे, ठीक है। तो ये सब थीम है कि किस में क्या है, एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए। जो शेड्यूल 1 में क्रिटिकली जो अपने जो अच्छे अच्छे
अच्छे अच्छे सॉरी मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनको रखा गया शेड्यूल 1 में, 2 में किस में है, 4, 3, 4। और हल्का फुल्का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि शेड्यूल 6 के अंदर जाके प्लांट्स आते हैं, जो पिक्चर प्लांट्स टाइप ये चीज़ें होती हैं। इतना आइडिया पता है। फिर भी लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को देख के थोड़े कंफ्यूज भी हो जाएंगे। अगर आपको ये भी पता है, देखो ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता, ये बहुत सबको पता है कि ये ऐसा चीज़ होती है कि पिक्चर प्लांट टाइप्स की चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ शेड्यूल बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सी इस अब आपने ना इस स्टेटमेंट को मार्क नहीं किया, आपको इन तीनों को नेगेट भी करना है, इन तीनों को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आपको सोचना है। सी अभी लॉजिक देखना है इस चीज़ को। सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर, एक तो आपको मानना पड़ेगा सब प्लांट है, सब सारी चीज़ों में प्लांट ही है। और पर्टिकुलर प्लांट्स भी प्लेज इन इफ अ पर्टिकुलर प्लांट, तो प्लांट तो रख रहे हैं शेड्यूल 6 के अंदर रखे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट है। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। आपको नहीं पता शेड्यूल वीड्यूल क्या रखा है, लेकिन इसने डिफाइन ही कर दिया, तो आपको आप मानना ही पड़ेगा कि ये चीज़ है। ठीक है। अब इसके बाद सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड एनी सर्कमस्टेंस, ये क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कैन नॉट बी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अब आगे एक बात बताओ, अगर हम कल्टिवेट ही ना कर पाए उसको, ये जो ए स्टेटमेंट है लाइसेंस लेके कर सकते हैं, बी स्टेटमेंट कर ही नहीं सकते। सी आप पिक्चर प्लांट को भी कर सकते हो, बट आप लाइसेंस लो उसका। ठीक है, आप लाइसेंस हो, आप रिसर्चर हो। कैन नॉट भी तो ये हो गया, कोई भी नहीं कर सकता, रिसर्चर तो कर ही सकते हैं, रिसर्चर हर चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, बहुत सारे लोग इसको लगा के आए थे, मैंने देखा था। ठीक है, अब ये गलत स्टेटमेंट होगी। अब अगला देखो, इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्रॉप। सी इस चीज़ को आप शेड्यूल में रखोगे, ये ऐसा नहीं है। वैसे भी जीएम जो क्रॉप्स है अपनी 2-3 ही है, और इसमें बहुत सारी क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये नहीं है इसका आंसर। फिर उसके बाद सच अ प्लांट इज़ इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू इकोसिस्टम। नहीं, ये भी नहीं होता। जब आप हल्का आपको पता है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ऐसे स्टेट जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज आते हैं वो होते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको आप शेड्यूल में रख के लाइसेंस के थ्रू उगाओगे, ऐसा नहीं होता। इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होती है, अब आपको इसको देखना है ना। सच अ प्लांट इज इन्वेसिव, जो अपना जूलीफ्लोरा इंडिका जो सॉरी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का आपने पिछली बार क्वेश्चन देखा था, वैसी वैसी इन्वेसिव स्पीसीज जो है वो बहुत सारी क्वांटिटी में होती है और हार्मफुल होती है इकोसिस्टम में। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें रखोगे नहीं रखोगे, बिकॉज ऐसा नहीं है, कल्टीवेशन की हो रही है, आप उसको शेड्यूल 6 में रख के ऐसे नहीं करते। और दूसरा क्या है कि जैसे यूकलिप्टस हो गया, तो वो भी अपना इन्वेसिव स्पीशीज़ है। और बहुत सारी स्पीशीज़ जो होती हैं जो इंडिया के नॉर्थ में है और साउथ के अंदर जाती है, वो भी इन्वेसिव स्पीशीज़ है, तो आप इसको शेड्यूल 6 में नहीं रखते। तो ये भी स्टेटमेंट गलत। तो हमने तीनों को नेगेट किया, ये पहले से ही पता था, ये कर दिया। फटाफट पढ़ के इसको कर देना, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ए स्टेटमेंट में है ना चीज़, तो थोड़ा सा ध्यान देना इन पे। कभी कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होके स्टेटमेंट गलत हो जाती है। प्रीवियस ईयर करोगे तो पता चलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया द टाउन्स घंटाशाला, कादुरा, चौल वर वेल नोन एज। सी वैसे पेपर में मैं छोड़ के आया हूँ, ठीक है, लेकिन अगर इसको देखा जाए ना, जो पेपर में मेरा फील बोल रहा था, जो सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा था, वो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करता है, जब आप हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता चलेगा जो ये टर्म्स है ना, इसमें जब कोई चीज़ देते हैं तो उसमें आपको सबसे कम जो लग रहा है ना उसका आंसर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने छोटा मारा था, बिकॉज वहाँ पे आपका दिमाग हमेशा ऐसे नहीं चलता बहुत लॉजिकल हर एक क्वेश्चन के अंदर, बट आपने अब जब देखोगे इसको ऑब्जर्व करना, हिस्ट्री क्वेश्चन देखते हो, जैसे पंचायतन आया था एक बार, पंचायतन 2014 में आया था, उसमें जो आपको सबसे कम लगेगा ना टेम्पल वाला, वही आंसर था, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत जनरल है, यहाँ पे बिल्कुल पर्टिकुलर आ गया, तो कुछ सोच समझ के दिया। फिर आप देखते हो ना घंटाशाला, कादुरा, चौल, उसके बाद क्या है कि जब कैपिटल ऑफ पावरफुल, ये नाम से तो लग ही रही है कैपिटल, तो ये अगर दे देंगे यूपीएससी के पेपर में नहीं होता नॉर्मली। प्लेसेस ऑफ स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर लग नहीं रहा, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट। अब सी जो ये ऑप्शन भी बनाते हैं इनको पता है, इन्होंने प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं। अब आप आंसर देखोगे ना इसके अंदर, ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बुद्धिज़्म एक थीम रहती है, आर्किटेक्चर की थीम रहती है, वो ऑप्शन दे दिया। कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम आए हुए हैं क्वेश्चन में, या जो भी चीज़ है। पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, ठीक है, घंटाशाला, ये वो चीज़। तो मुझे जो स्टेटमेंट लगी अभी, तो इसमें गलत है, जब मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसको, तो ये यही मेरे को लगी। अब आंसर इसका बाद में चेक करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो सबसे अलग लगी इससे मैच करने में, तो क्या पता क्या आंसर है। ठीक है, अब इसको देख लेना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना, वरना छोड़ देना यार, वरना छोड़ने के लिए भी कोई क्वेश्चन आता है, आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द एडवांटेज, इसमें हम 23rd तक करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी फटाफट बना लूँगा, इसके बाद 29 तक है ना, नेक्स्ट भी कर लेंगे। इसके अंदर क्या है, व्हाट इज़ आर द एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो टिलेज। अब ये ज़ीरो टिलेज आ गया, ये एक थीम रहती है ज़ीरो टिलेज। अगर आप देखोगे बहुत बार चीज़ें आई हैं, तो अभी तक तो आपको इसमें पीएचडी हो जानी चाहिए। फिर भी आप सोचोगे कि जब भी यूपीएससी पूछती है पीएचडी को भी फेल कर देती कई बार तो, लेकिन इस टॉपिक पे आपको होना चाहिए, ये थीम से है। कितने सारे क्वेश्चन थीम से आते हैं, हर क्वेश्चन थीम। इस पेज के अंदर भी एमएसपी थीम है, 2018 में आई है। जो ये टर्म्स होती है इसमें भी से आ रखा है, पार्टिसिपेटरी नोट आया था ना, इसके अंदर क्या है, शेड्यूल आए हुए हैं, ठीक है। ये पूछता है कोई ना कोई टर्म्स आती है, उसके बाद ये भी थीम आ गई टिलेज वाली। एक क्वेश्चन, एक उसके अंदर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप थीम से देख रहे हो, तो कॉन्फिडेंस गेन करना है इस चीज़ को देख के, आपको ये लूज़ नहीं करना है क्या आ गया यार, ये क्या आ गया यार ये, ठीक है। थीम को बिल्कुल सीरियसली लो, मैं जो ये चीज़ बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 23rd देख रहे हो, तो इसके अंदर आपको क्या आंसर लाना था, 3rd आंसर लाना था, आपकी केस जो है 3rd को लाना था, ठीक है। अगर आपको कुछ ना आता तो ये करके आने की कोशिश करते, लेकिन अब आप पढ़ोगे। अब अगर 3rd लाना है तो इसको हटाना है 2 को, ठीक है। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, पॉसिबल। और ज़ीरो टिलेज, अगर आप पढ़ते हो उसको पता है स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। ऊपर से पॉसिबल है, पॉसिबल टर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लिबरल है। इसके अंदर अगर आप इम्पॉसिबल, इसको नेगेट करो, नेगेट करना है आपको, गलत करना है, गलत करना है इसको, क्या करो, इम्पॉसिबल। सोइंग ऑफ व्हीट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू, ऐसा नहीं होता, ज़ीरो टिलेज की डेफिनेशन के अंदर होता है ये चीज़, ठीक है। हम बोलते हैं ना, तो ये जो ज़ीरो टिलेज है ये मॉइस्चर को सही रखता है, एक उसकी क्या नाम है अपना सोयल की, तो ये चीज़ ठीक है इसकी। उसके बाद आप देखो, और साथ साथ में ये जो स्टेटमेंट है ना, इन चीज़ों को मार्क करते चलो। अगला देखो, तो वन तो है, वन तो है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगी, ये स्टेटमेंट नहीं होगी, तो अपना मिनिमाइजेशन से नहीं आ रहा। ऊपर से एग्रीकल्चर है तो मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से है, इन दोनों में से है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड पढ़ते हो, विदाउट नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सील्ड इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल, ठीक है। आपको आइडिया नहीं है इसका, ठीक है, अभी छोड़ो इसको, आइडिया नहीं है। लेकिन अब जब आपका आइडिया नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन ने चीख चीख के बोल दिया 2 तो सही है, छोड़ो ना यार, इतनी पीएचडी चाहिए ही नहीं थी टीलेज में, तो छोड़ो इसको, नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है, छोड़ो इसको, क्योंकि आंसर बन ही चुका है। फिर अगला, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सोइल इज पॉसिबल, ये बिल्कुल ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमेशा पॉसिबल रहती है जब हम टिलेज, ज़ीरो टिलेज करते हैं, बिकॉज आप टिलेज नहीं को मिनिमाइज़ करोगे उस चीज़ में, तो आपके जो सोयल है, अब इसको लॉजिक देने की कोशिश करो पेपर के अंदर ही, सोयल के अंदर जो एयर होती है वो एक्सपोज नहीं होगी, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वो भी चीज़ें, बैक्टीरिया जो इस चीज़ के अंदर है वो, और ऊपर से क्या है कि फॉर एग्जांपल मीथेन विथेन भी होती है, ठीक है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस है, उसमें मीथेन भी होता है, तो वो भी नहीं होगा, तो ये चीज़ें करती है इसमें। तो 3 पार्ट आंसर का तो साइंस का है, इसको आपको जा सकते थे, आपका लॉजिक इसको हटा नहीं पाया, आपका लॉजिक को इसका पता नहीं था, फिर भी आपको ये लगा ठीक भी हो सकता है, और वैसे भी आंसर का पार्ट हो गया, और ये तो आपको पता ही है पॉसिबल है, तो आंसर सीधा डी आ गया। बिल्कुल संदेह नहीं करना इस चीज़ पे, डाउट बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। अब यार 23 तक करते हैं, टाइम क्या रह गया, 28, इसके अंदर 28 33 तक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो कर लेंगे। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे ये अपना शुगर केन का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कैसे किया इस चीज़ को, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में से आ गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे जो है और कौन सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कर लेंगे अगले क्वेश्चंस को, ठीक है, ओके। अगर आपको कुछ और भी पूछना, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।